बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूएंट, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, और ये तय किया था कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं जो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन से सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। और इसकी बेसिस पे हमने मुख्तलिफ उनकी टाइप्स और कैटेगरीज़ पढ़ी थी और उनको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन पावर। सो उसी से रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है आज का, दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिजियोसेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एंड एज़ यू नो, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, दैट इज़ हाउ द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट सर्टेन पोजीशन। ये वो क्वेश्चन है जो टोटल इस वीडियो के अंदर जिसका ऊपर फोकस रखा जाएगा और इसी के आंसर को तलाश करने की कोशिश की जाएगी। और जब हम ये इस्टेब्लिश कर लेंगे कि डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट कैसे डायरेक्ट करते हैं, देन हम फिर उसको कैटेगराइज करेंगे उन सब्स्टिट्यूएंट को कि कौन कौन सी क्लास के अंदर उसको रखा जा सकता है। और फाइनली हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक्सपेरिमेंटली जो रिएक्शंस किए गए हैं और उनकी आउटकम क्या है। So question of the day is, what is the effect of substituent on the regioselectivity of the electrophilic aromatic substitution reaction? regioselective की selective टर्म के साथ आप इंट्रोड्यूस होंगे, अगर नहीं है तो उसको इस तरह समझ लें कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इस स्पेसिफिक केस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो बेंजीन की किस पोजीशन पे जाएगा, यानी कि कौन सी जो पोजीशन है वो फेवरेबल है उस रिएक्शन को, उस इलेक्ट्रोफाइल को अकोमोडेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज़ होता है? नॉर्मली हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल पढ़ी हैं और वहाँ पे हमने इस तरह के क्वेश्चन को कभी अराइज़ नहीं किया। उसकी रीज़न क्या थी कि जब हम सिर्फ बेंजीन की बात करते हैं और बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजीन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है और उसके सारे के सारे जो कार्बन हैं वो इक्विवेलेंट हैं। अब आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो इन 6 कार्बन में से जिस भी कार्बन पे अटैच होगा, जो प्रोडक्ट हमारी वो अल्टीमेटली क्या होगी, एक ही प्रोडक्ट होगी, क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं, ये जो कार्बन्स हैं, ये इक्विवेलेंट है और पोजीशन जो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, सेम है। सो जिस पोजीशन पे भी लगेगा, एज़ फार एज़ अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है तो प्रोडक्ट हमारी हमेशा क्या रहेगी, एक ही रहेगी। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फिर ये पोजीशंस जो हैं, ये सारी की सारी जो रिमेनिंग 5 पोजीशंस हैं, ये आइडेंटिकल नहीं रहती बल्कि ये स्पेसिफाइड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबरिंग करें तो डेफिनेटली एज़ पर नॉमेनक्लेचर रूल हम इसको 1 नंबर देंगे जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसके रेफरेंस से ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। इसी लिहाज से हमने फिर 2 और 6 पोजीशन चूँकि एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं या आइडेंटिकल हैं तो इनको हम ऑर्थो का नाम देते हैं। सिमिलरली जो 3 और 5 पोजीशन है ये भी आपस में विद रेफरेंस टू दिस सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनको हम मेटा का नाम देते हैं। और जो 4th पोजीशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, पैरा का नाम देते हैं। तो अब जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसके अंदर जो रिमेनिंग 5 पोजीशंस हैं वो हमने ऑर्थो, पैरा और मेटा यानी कि 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्या कर दी हैं, डिवाइड कर दी हैं। और कार्बन्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं और पोजीशंस क्या हो गई हैं, स्पेसिफाइड हैं। अब इस केस के अंदर अगर हम इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन जो है रिजियो सेलेक्टिव होगा, यानी कि कोई एक पोजीशन या 2 पोजीशन जो हैं या 3 पोजीशनों में से कोई पोजीशन जो फेवरेबल होगी उस इलेक्ट्रोफाइल के लिए। और वो कौन सी पोजीशन फेवरेबल होगी ये डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट की नेचर के ऊपर और इसी क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, वेयर डज़ द न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैचेज इटसेल्फ, क्योंकि अब वो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट एक्स की मौजूदगी में ख़ुद को कहाँ पे अटैच करेगा। अब ये ऐसे ही है जैसे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर 6 कुर्सियाँ रखी हों और जो पहली चेयर है
सपोज उसके ऊपर एक चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा है और वो समझ लें फैमिली का आपका सरबराह है, तो वो अब आने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको गाइड करेगा कि वो किस कुर्सी के ऊपर बैठेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है क्योंकि अब उसके बैठने की वजह से बाकी 5 कुर्सियाँ क्या होगी, स्पेसिफाई होगी। लेकिन अगर कोई उस कुर्सी किसी भी कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठा हुआ तो वो 6 की 6 कुर्सियाँ क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो डाइनिंग टेबल है वो सर्कुलर है। ठीक हो गया, चलें। सो क्वेश्चन है, वेयर डज द न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैच इटसेल्फ, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन द ऑर्थो आइसोमर, द मेटा आइसोमर और द पैरा आइसोमर। ये ऑर्थो, मेटा और पैरा क्योंकि हमने 3 कैटेगरीज मेजर कर दी कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके पास 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। 2-6 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, 3-5 को मेटा कहते हैं और 4th पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, पैरा पोजीशन का नाम देते हैं। अब ये देख लें, यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल के ज़रिए आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ये X ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है, Y जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। अब Y के लिए जो चॉइसेस अवेलेबल हैं दैट इज़ कि वो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाए, मेटा पोजीशन पे चला जाए या पैरा पोजीशन पे चला जाए। क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा तब भी ऑर्थो कहलाएगा, मेटा के केस में इस पोजीशन पे चला जाएगा तब भी वो मेटा ही कहलाएगा, और पैरा में चूँकि एक ही पोजीशन है इसलिए पैरा आइसोमर एक ही पॉसिबल है। ठीक हो गया। सो हम कुछ जो लिटरेचर के अंदर दिए गए रिएक्शंस हैं उनको देखते हैं कि उनकी आउटकम क्या है और उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टिंग इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट की नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये टॉलुइन की नाइट्रेशन है की गई है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो हमारे पास तीनों प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुई हैं, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स देखें जो कि मेजर प्रोडक्ट्स कंसीडर की जाती हैं, 63% आपके पास आर्थोनाइट्रोटाइलोइन है और जो 34% पैरानाइट्रोटाइलोइन है, ओनली 3% मेटानाइट्रोटाइलोइन बनी है जो कि समझ लें कि नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट के अंदर बनी है। सो सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ टॉलुइन जो है वो प्राइमरीली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन जो है उसको ट्रीट किया है विद नाइट्रेटिंग रीजेंट दैट इज़ HNO3 एंड H2SO4। याद होगा आपको हमने यही 2 एग्जांपल स्टडी की थी जब हमने रिएक्टिविटी स्टडी की थी, तो वहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे हमने आइडेंटिफाई किया था और जो ट्राई फ्लोरोमिथाइल ग्रुप है उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे वही हमने जो सिस्टम उनके जो रिएक्शंस हैं वो आपके सामने रखे हैं। सो ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन की जब नाइट्रेशन की गई सो ऑर्थो नाइट्रो जो आइसोमर था इट ऑब्टेन्ड ओनली इन 6% वाइल द पैरा नाइट्रो आइसोमर ऑब्टेन्ड इन 3%। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज़ द मेटा नाइट्रो ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन, यानी कि मेटा आइसोमर जो है वो 91% के अंदर बना। यही हमारी मेजर प्रोडक्ट्स थी, बाकी 2 प्रोडक्ट्स जो नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट के अंदर बनती हैं। सो यहाँ पे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप के अंदर चूँकि एक्सक्लूसिवली मेटा नाइट्रो ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजीन बन रही है तो इट मीन्स जो हमारा ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टर है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ हम डिड्यूस कर सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और वो मेटा डायरेक्टर है। सो इस इफेक्ट को कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो आने वाला है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको किस पोजीशन पे लेके जाएगा उसको हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन या डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का। सो द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच टू द बेंजीन रिंग डिटर्मिन्स द लोकेशन ऑफ द न्यू सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसा ना होता तो मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलुइन या ट्राईफ्लोरो मिथाइल बेंजीन दोनों केसेस के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनती क्योंकि रिएक्शन तो बेंजीन रिंग पे हो रहा है। तो चेंज चूँकि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आई थी तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली डिसाइड कर रहा है, डिटर्मिन कर रहा है कि आने वाला जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है, न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन की अवेलेबल 5 पोजीशंस में से किन पोजीशंस के ऊपर लोकेट करेगा, अटैच होगा। सो
दो पॉसिबिलिटीज़ हमने पिछली दो एग्जांपल्स के से जो है डिड्यूस कर ली थी कि अ सब्स्टिट्यूएंट विल डायरेक्ट एन इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आइदर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसको हम नाम देंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, या फिर इट विल डायरेक्ट एन इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन दी मेटा पोजिशन, जिसको हम नाम देंगे मेटा डायरेक्टर का। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सब्स्टिट्यूएंट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये हमारा जो डिडक्शन ये हमारा जो सपोजिशन थी कि जो वो ग्रुप जो वो सब्स्टिट्यूएंट जो एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, उसके साथ बिल्कुल जो है उसको सपोर्ट करता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? अब रीज़न देखने के लिए हम एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप लेंगे, ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, और हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे अटैक करे तो इंटरमीडिएट जो है उसकी कौन सी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं और क्या इनकी स्टेबिलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम तीनों अटैक्स जो हैं वो देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर अटैक आपका ऑर्थो पोजीशन पे हो तो डेफिनेटली वाई यहाँ पे अटैच होगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ सकता है या इस कार्बन के ऊपर आ सकता है। आप किसी पे भी लिख लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बाद में बन जाएगी, इधर ऑर्थो पोजीशन जो रिस्पेक्टिव टू वाई है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर आप इधर ये वाली स्ट्रक्चर पहले लिख रहेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर एंड में बन जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं आफ्टर द अटैक ऑफ वाई। अब ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। अगर आप रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखना जानते हैं तो ये आपको आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर शिफ्ट कर दूँ तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये केस है जब ऑर्थो के ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। सिमिलरली अगर मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो वाई, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पे वाई अटैच हो गया, ये देख लें मिथाइल के लिहाज से ये 3 पोजीशन है यानी कि मेटा पोजीशन है। तो पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ लिख लें, फिर इसको रोटेट करेंगे तो एक दफ़ा ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और नेक्स्ट टर्न के अंदर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली पैरा के केस में पैरा पोजीशन पे आप वाई लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर इसको रोटेट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों के दरमियान, तीनों के अंदर 3-3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से जो है वो तो सेम है, ठीक है। तो नंबर की बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को डिसाइड यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो ऑर्थो पैरा के अंदर कॉमन है और मेटा के अंदर नहीं है वो ये है कि ऑर्थो अटैक हो या पैरा अटैक हो, दोनों केसेस में ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें कार्बन उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो डायरेक्टली अटैच है आपके मिथाइल ग्रुप के ऊपर। मिथाइल ग्रुप आपको पता है कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बाकी दो स्ट्रक्चर्स से इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। सिमिलरली ऑर्थो के केस में भी ये स्ट्रक्चर बनती है, इनको अगर बाकी दो स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली क्या है, मोर स्टेबल है। जबकि मेटा के केस में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जो कि डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं वो ये है कि इन केस ऑफ अटैक एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन अमंग द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देयर इज़ अ स्ट्रक्चर in which the positive charge is on that carbon which is directly attached to methyl group. Methyl group is electron donating group, so that structure is comparatively more stable. So अब जब ऑर्थो और पैरा के केस में एक ऐसी स्ट्रक्चर आ गई जो कि कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है और मेटा के केस में वो नहीं बन सकती, तो अल्टीमेटली अटैक ऑर्थो या पैरा पे होगा तो कार्बोकैटाइन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा। जब वो मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा कि अगर हम ऐसा ग्रुप जो कि इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन को, उसको जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो आने वाला
इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो या पैरा अटैक की सूरत में जो इंटरमीडिएट है वो कंपैरेटिवली क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक हो गया। चलें जी, सेकंड केस है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के हवाले से है कि अब एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो थ्रू इंडक्टिव फैक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि उस केस के अंदर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनता है। तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि रेजोनेंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, रीज़न क्या है, वो भी हम उसी तरह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है वो एनिसोल की ली है, जिसके अंदर ये एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच है। आपको पता है ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, ये इन कॉन्जुगेशन है विद बेंजीन रिंग और ये डोनेट हो सकता है इनटू दी बेंजीन रिंग। तो हम तीनों पोजीशंस के ऊपर बारी बारी अटैक करवा के जो हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये अटैक होता है तो जो आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को हम रोटेट कर सकते हैं ओवर द रिंग कि ये डीलोकलाइज हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव चार्ज ने डीलोकलाइज होना है तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर गौर करें तो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट ना हो, उसकी बजाय ये लोन पेयर इस पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इन कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इस केस के अंदर जो आपका रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, आपके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर चला गया। अब यही सूरत हाल आपको पैरा पोजीशन के ऊपर भी मिलती है कि अगर वाई पैरा पे अटैच हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसको पाई बॉन्ड को यहाँ डीलोकलाइज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, अगर इस लोन पेयर को इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये वाली रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास कंक्लूड की जा सकती हैं कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, उस केस में अगर अटैक ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, जबकि मेटा के केस में सिर्फ 3 और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं। क्योंकि ये लोन पेयर कभी भी यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी उस कार्बन के ऊपर नहीं आता जो डायरेक्टली उस ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो कि जिसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तभी ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ये लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन नहीं आ सकता इस कार्बन के पी एटॉमिक ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे चौथी स्ट्रक्चर जो है, जो कि ऑर्थो और पैरा के केस में हमने हाईलाइट की हुई है, हम नहीं लिख सकते। तो पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि फॉर अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आपके पास 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, जबकि इन केस ऑफ अटैक एट मेटा पोजीशन सिर्फ 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सो मालिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो फॉर अटैक एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपैरेटिव टू मेटा। एक चीज़ ये आ गई। दूसरा जो बनने वाली जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो बनने वाली स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हैं। सो पहली चीज़ है कार्बोकैटायन हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरी आपके पास चीज़ क्या है, जो एडिशनल स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली स्टेबल है। अब ये रिलेटिवली स्टेबल क्यों है, उसकी रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे सारे एटम अगर आप देख लें तो हाइड्रोजन को निकाल के बाकी सारे जो एटम हैं उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट। तो जिसका ऑक्टेट, जब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हम उसको निकाल देते हैं। तो सारे एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, इस केस के अंदर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये रेजोनेंस जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी है वो रिलेटिवली स्टेबल भी हैं। सो 2 रीज़न्स की वजह से एक्स्ट्रा
ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और वो जो स्ट्रक्चर बनी है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होने की वजह से जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट उसको मोर स्टेबल करेगी, उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका बनना ईजी होगा। तो इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही लोकेट किया जाएगा। सो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, वो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करते हैं। अब है तीसरी लास्ट कैटेगरी जो मेटा डायरेक्टर के लिए है, वो तमाम सब्स्टिट्यूएंट जो रेजोनेंस के ज़रिए या इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी हैलोजेंस। अब हैलोजेंस इसी कैटेगरी के अंदर शामिल हैं कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट और डोनेट करते हैं थ्रू रेजोनेंस, इसलिए हमने उनको बाहर निकाल दिया। सो हैलोजेंस के अलावा बाकी तमाम सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, चाहे वो इंडक्टिवली विदड्रॉ करें चाहे वो रेजोनेंस के ज़रिए ड्रा करें, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटा डायरेक्टर होंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे अमोनियम आयन है बेसिकली। सो यहाँ पे ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम उसी तरह तीनों पोजीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्थो पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा और फिर ये रोटेट होगा एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ठीक हो गया। तो अब 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग इस केस में भी बनेंगे। अगर मेटा पे अटैक हो तो फिर यहाँ पे वाई लग जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली पैरा पे अटैक होगा तो ये 4th पोजीशन पे वाई लगेगा और उसके इधर भी पॉजिटिव लगा सकते हैं, इधर भी एक जगह पे आप लगा लें और उसको रोटेट कर लें। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो अगली स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ऑर्थो और पैरा दोनों के केस के अंदर 3-3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, लेकिन ऑर्थो और पैरा के केस में 2 स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो कि जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर है जो डायरेक्टली NH3 पॉजिटिव आयन के साथ अटैच्ड है। अब ये स्ट्रक्चर जो हैं ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्यों लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाती हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एडजेसेंट एटम के ऊपर मौजूद है। अब इसका नतीजा क्या निकला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी या बहुत कम होगी। सिमिलरली पैरा के केस में भी एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसकी कंट्रीब्यूशन मिनिमम होगी, जबकि मेटा के केस में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे समझ लें कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर एडजेसेंट एटम्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट मेटा के अगर अटैक हो तो वो स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर अटैक ऑर्थो और पैरा पे होगा तो कार्बोकैटायन जो है वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा अगर हम उसे मेटा पे अगर अटैक हो उससे बनने वाली जो कार्बोकैटायन है उसके साथ कंपेयर करें। क्योंकि मेटा पे अगर अटैक हो तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जिसमें उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाए जो कि डायरेक्टली अटैच है विद योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो कि इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो मेटा पे अटैक क्या हो जाएगा, मोर फिजिबल हो जाएगा क्योंकि जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं ये सारी की सारी क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अगर होंगी तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने जब हम कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस किया था, तय कर लिया था, ठीक है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो के अंदर जाके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो स्टेबिलिटी रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाला टॉपिक है उसके अंदर इसको देख सकता है। सो बॉटम लाइन क्या है कि कार्बोकैटायन फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक हैज़ अ स्ट्रक्चर विद लीस्ट स्टेबिलिटी। लीस्ट स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर आ जाते हैं। तो लाइक चार्जेस ऑन सेम और एडजेसेंट एटम्स, जो एडजेसेंट एटम्स कार्बन नहीं 2 एडजेसेंट एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो लाइक चार्जेस ऑन सेम और एडजेसेंट एटम्स मेक द स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। सो कंट्रीब्यूशन उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन कम होगी तो कार्बोकैटायन
होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब उसके बनने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। उसकी बजाय मेटा पे अगर अटैक हो तो उस सूरत में जो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो सारी इक्विवेलेंट हैं, और इसका मतलब मेटा के ऊपर अटैक होने की वजह से जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, और वही कार्बोकैटाइन जो है वो प्रोडक्ट को लीड करेगा। लिहाजा ऐसे तमाम सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं वाया इंडक्टिव इफेक्ट या वाया रेजोनेंस इफेक्ट, वो मेटा डायरेक्टर होंगे विद एक्सेप्शन ऑफ हैलोजन। अब यहाँ पे NH3 पॉजिटिव की बजाय आप NO2 लगाएंगे तब भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। सो उस केस के अंदर भी वही दो स्ट्रक्चर क्या करेंगी, लीस्ट स्टेबल होंगी जो यहाँ पे ड्रा की गई हैं। तो आप उन स्ट्रक्चर को ड्रा करके देख सकते हैं। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के हवाले से फिर कैटेगरीज़ हैं। ये टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जब हमने रिएक्टिविटी के ऊपर जो इफ़ेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का वो देखा था। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, कैटेगरीज़ की हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें कि सारे के सारे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्गली हैं, मॉडरेटली हैं या वीकली हैं, सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। और इसके साथ हैलोजन्स भी शामिल हो गए हैं जो कि वीकली डीएक्टिवेटिंग हैं। तो इसका मतलब 4 कैटेगरीज कौन से, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग, यानी कि एक्टिवेटिंग प्लस जो हैलोजन्स हैं जो कि वीकली डीएक्टिवेटिंग है। ये जो 4 टाइप्स के ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे, गाइड करेंगे। और मेटा डायरेक्टर के केस में जो रिमेनिंग 2 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। सो अगर हम इसको समराइज़ करें, जो डिस्कशन हमने पढ़ी है कि हैलोजन्स प्लस ऑल दी एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहें कि सब्स्टिट्यूएंट दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग आइदर इंडक्टिवली और बाय रेजोनेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सिमिलरली ऑल सब्स्टिट्यूएंट विच आर मोर डीएक्टिवेटिंग दैन हैलोजन्स, यानी कि हैलोजन्स क्या हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, तो उससे ज़्यादा कौन से होंगे, जो मॉडरेटली या स्ट्रॉन्गली हैं। तो ऑल सब्स्टिट्यूएंट मोर डीएक्टिवेटिंग दैन हैलोजन्स आर मेटा डायरेक्टर। अब इसको अगर आप दूसरे सेंटेंस के अंदर कहना चाहें तो सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग आइदर इंडक्टिवली और बाय रेजोनेंस आर मेटा डायरेक्टर। ठीक हो गया। यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग इंडक्टिवली या रेजोनेंस के ज़रिए वो क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और जो डोनेट नहीं कर पाएंगे इनमें से किसी एक इफेक्ट की वजह से, ये नहीं कि सिर्फ एक इफेक्ट की वजह से वो डोनेट नहीं कर रहे, अगर वो सपोज रेजोनेंस के ज़रिए डोनेट कर रहे हैं लेकिन इंडक्टिवली डोनेट नहीं कर पा रहे, तब भी वो मेटा डायरेक्टर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल आउटकम को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल टालोइन की अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो अब यहाँ पे हम मेजर प्रोडक्ट्स ही लिखते हैं क्योंकि जो मेटा प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबली इस्तेमाल होगी। सो ब्रोमो जो है आपको मिथाइल जो है आपको पता है एक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सिमिलरली अगर हम ब्रोमोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड तो आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी और पैरा बनेगी। रीज़न क्या है कि जो ब्रोमो है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे एसीटोफिनोन है जिसके अंदर इसाइल ग्रुप है, अगर हम उसकी नाइट्रेशन करें तो एक्सक्लूसिवली हमारे पास मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन बनती है। जो इसाइल ग्रुप है वो हम कैटेगराइज करते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के अंदर, तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टर है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड सो हमारे पास एक्सक्लूसिवली मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगी। तो नाइट्रो जो है वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, मेटा डायरेक्टर है। सो ये एग्जांपल्स थी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर की। सो 2 मेजर कैटेगरीज हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर अलहदा हैं और मेटा डायरेक्टर अलहदा हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़ी, नाइट्रेशन, उसके अलावा
सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडरल का फ्रैक्शंस पढ़े, फिर हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी देखा, एंड फाइनली आज के लेक्चर में हमने डायरेक्टिंग इफेक्ट देखा सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पे इसको हम एंड करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से ये डिस्कशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो रेफरेंसेस और 2 बुक्स के अंदर बेसिकली कंसल्ट किया गया है, तो फर्दर रीडिंग के लिए आप ये 2 रेफरेंसेस जो है वो देख सकते हैं। ये दोनों बुक्स आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।